नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। कहने को तो युद्धों के सालगिरह नहीं हुआ करते, लेकिन जिस तरह से दुनिया ने रशिया यूक्रेन युद्ध को अपने लिए एक खबर बना लिया है, सहूलियत बना लिया है, व्यापार बना लिया है, फायदे का सौदा बना लिया है, कईयों के लिए ये आन बान शान हो गया है तो कहीं किसी के लिए ईगो हो गया है। सही मायने में जो पिसते जा रहे हैं उनकी कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन दुनिया के दो राष्ट्र अपने शक्ति प्रदर्शन में कौन बड़ा कौन किसको छोटा बना सकता है, इसी की कव्वत में लगे हुए हैं। ऐसे में आज के सेशन में जिक्र है आज के इस खास दिन का, जब आज से 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर एक स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर हमला किया। हमले का उद्देश्य था कि यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करने देना है। बस इस बात से भड़के रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर फाइनली अब तक कब्जा जमा लिया है। ऐसे में आज के सेशन में जिक्र करेंगे इस बात का कि किसने क्या खोया क्या पाया। आप में से बहुत से लोग सुनते ही कहेंगे कि हमें बहुत अच्छे से पता है यूक्रेन के लोग मर गए, रशिया के लोग मर गए, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस युद्ध से कुछ देश माला माल हो गए? क्या आपको यह पता है कि इस युद्ध में ईगो की लड़ाई लड़ते हुए बहुत से देशों ने अपने आप को बर्बादी की कगार तक पहुंचा लिया और कुछ देशों ने अपने आप को मार्केट के अंदर लीडर स्थापित कर लिया? एक एक करके सारी बातों को खोलते हुए लाएंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध आपकी आंखों में फ्लैशबैक के तरीके से पॉइंट दर पॉइंट बताएंगे। अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, इकोनॉमी के अंदर कौन से सेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वर्ल्ड को इनस्टेबिलिटी, एक बार फ्लैशबैक में जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध की बात, जिसमें दो बड़े नेता, एक तरफ है पुतिन, दूसरी तरफ है जेलेंस्की। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से अपने आप को सही सिद्ध करने में लगे हैं। इस पूरी घटना को फोकस करते हुए हमने आप लोगों को समय समय पर बहुत से अपडेट्स अपने वीडियोस के माध्यम से हमारे तमाम चैनल्स पर दिए हैं। आज भी यही अपडेट बनता है कि 4 साल युद्ध के हो गए, क्या खोया क्या पाया। आइए इसका जिक्र सभी अखबार मिलकर करते हैं, तो हम उनमें से चीजें निकालकर आप तक ले आते हैं और अपने तरीके से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो आपसे साझा करते हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, रशिया यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तकनीकी के इस दौर में आपको यह बताते हुए सहर्ष हमें खुशी हो रही है कि हमारे इस बैच को बहुत अल्टीमेट रेस्पॉन्स मिला है। आप में से तमाम वो साथी जो इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, उनका हृदय से बहुत सारा सादुर्भाव कि उन्होंने हम पर इस तकनीकी के दौर में इस तरह से विश्वास जताया कि ये तरीका हो सकता है तकनीकी सीखने का। साथियों, मुझे अपने अंदर से एक भाव था कि पता नहीं चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीख, ग्रोक या फिर सर्वम जैसे एआई टूल्स सिखाने भी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग खुद से सीख जाते हैं। लेकिन बचपन में कभी मैंने अपने घर वालों के साथ तकनीकी के दौर को होते देखा है कि वो कैसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तकनीकी के साथ उलझते रहे हैं। शुरुआत में उन्हें वो सिखाना भी, आज भी गूगल लोकेशन शेयर सिखाना भी लगता है कि वो तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे यहीं से एक प्रेरणा मिली कि आपको सिखाऊं कि आज के जमाने में चल रहे एआई टूल्स को आप यूज करना सीखें, और इसका भरपूर समर्थन हमें मिला। जो साथी हमारे साथ जुड़ गए, अपनी तरफ से अपने रिएक्शंस इसमें दे रहे हैं, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और यदि आप भी चाहते हैं इस कोर्स को एनरोल करना, ज्वाइन करना, तो अभी चले जाइए। शुरुआती 7 दिनों में, अभी कुछ दिन बाकी हैं, 33% ऑफ दिया जा रहा है बैच की फीस में। आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी 1 साल की वैधता के साथ आपको कोर्स उपलब्ध होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई टूल्स को यूज करने का। साथियों, रशिया यूक्रेन के जो बीच का जंग है, इसको 4 साल अब पूरे हो चुके हैं। 2022 में जब यह युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे घातक युद्ध कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जितनी क्षति हुई है उस क्षति का सही मायने में कोई आंकड़ा नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि रूस के कितने सैनिक मरे या यूक्रेन के कितने सैनिक मरे, यह डेटा इकट्ठा करने के लिए भी कोई संस्था नहीं है कि कौन जाकर के रूस से रीवेरीफाई करे या कौन युद्ध के क्षेत्र में जाकर यूक्रेन से रीवेरीफाई करे कि तुम्हारे कितने लोग मरे। तो एक अजम्पशन है और उसके आधार पर लोग अपने अपने नंबर्स बाहर निकाल कर आते हैं। जहां तक बात हो दोनों के बीच युद्ध की, तो जो घटना हमें लगता है कि केवल नाटो ज्वाइन करने भर तक की थी, क्योंकि एक बार में सुनाई केवल इतना देता है कि यूक्रेन की जिद थी कि उसे नाटो ज्वाइन करना है,
रूस ने कहा कि नहीं करने देंगे, बस इतनी सी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। लेकिन इसकी लंबी ऐतिहासिकता है, 100 साल से भी अधिक समय से ये लोग झगड़ रहे हैं। जब ये सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे तब भी झगड़ते थे। उसके बाद जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, उसके अंदर से यूक्रेन बाहर निकला 1991 में, तब भी झगड़ते रहे। तो इन लोगों के बीच में लंबी चौड़ी राइवलरी है। लंबे समय से यूक्रेनियंस रशियंस को पसंद नहीं करते, सोवियत रूस में रहना पसंद नहीं करते, उन्हें यूरोपियन होना और यूरोप के साथ रहना पसंद है। बस इसी के जद्दोजहद में दोनों अपनी बीच में शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और इसी शक्ति प्रदर्शन को एक चेहरा मिला जेलेंस्की के रूप में, जो कि एक कॉमेडियन थे लेकिन प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने बनकर के जिस प्रकार से राष्ट्रपति बने, इन्होंने बनकर जिस प्रकार से यूक्रेनियंस की एस्पिरेशन को जगाया कि हम सब चलेंगे नाटो ज्वाइन करने, इसने पुतिन को भड़का दिया। बस इन्हें साथ मिला था उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का, जो कि हाल ही में ट्रंप के साथ के रूप में नहीं देखा जा रहा। लेकिन हां, इन्हें साथ नाटो का भी था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें नाटो ज्वाइन कराएंगे, तुम निकल आओ। इस बात को पुतिन ने अपने ऊपर एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि रशियन फेडरेशन अब एक्शन लेने जा रहा है। और यही हुआ। एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर रूस ने यूक्रेन के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही कर दी। परिणाम निकला बहुत सी मौतों के रूप में। तस्वीरें बयान करती हैं और नंबर्स इस बात को बताते हैं कि लगभग 1.8 मिलियन यानी 18 लाख लोग अब तक मारे जा चुके हैं, या मिसिंग हैं, या घायल हैं। अब इस नंबर को अगेन मैंने आपसे कहा कि रीवेरीफाई करने की कोई संस्था नहीं है, लेकिन एक थिंक टैंक है जिसका ये कैलकुलेशन है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार। इसका एस्टिमेट है कि रशिया लगभग 12 लाख लोगों की कैजुअलिटी देख चुका है, जिनमें से 3.25 लाख केवल सैनिक हैं जो मारे गए फरवरी 2022 से दिसंबर 2025 के बीच में। इस नंबर को ये अपने सोर्सेज के थ्रू निकाल कर लेकर आते हैं। रशिया ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल फिगर बैटलफील्ड का जारी नहीं किया है। शुरुआती तौर पर उसने बताने का प्रयास किया था जब तक 6000 लोगों के मरने की खबर उसने पब्लिक की थी। उसके बाद उसने नंबर नहीं निकाले। इसी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने यानी CSIS का एस्टिमेट है कि यूक्रेन भी लगभग 5 से 6 लाख मिलिट्री कैजुअलिटीज देख चुका है, जिनमें से 1.5 लाख के अराउंड इनके भी मौतें हो चुकी हैं। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि रशियंस की मौत ज्यादा हुई जबकि हमला यूक्रेन पर हुआ। ये CSIS के आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं या सत्य के नजदीक हैं। सामान्यतया यह माना जाता है जिस पर हमला होता है उसके ज्यादा नुकसान होते हैं, लेकिन यहां बताने का प्रयास यह किया गया कि यूक्रेनियंस, इन्होंने रशियंस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, भले ही अपना क्षेत्र इन्होंने खो दिया। इसी कारण से इन नंबर्स पर कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता। जो लिख दिए जाते हैं उन नंबर्स की चर्चाएं होने लगती हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने जरूर यह कहा कि हमारे 55,000 सैनिक अब तक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो एक ऐसा नंबर यूक्रेन की तरफ से जरूर जारी है जिसमें 55,000 लोगों के मरने की बातें हैं। वहीं CSIS के डेटा की बात करें तो वो 1.5 लाख का नंबर बता के चल रहा है। तो सत्य क्या है नहीं पता है। खैर, ऐसे में रशिया यूक्रेन वॉर में जो भी माइग्रेशन रहे या फिर जो लोग होमलेस हो गए, उनका भी नंबर जानने योग्य है। लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते अपनी जगह को छोड़ करके दूसरे देशों की तरफ पलायन कर गए। ह्यूमन राइट्स के लिए जो UN की बॉडी है, उसका मानना है कि इस पूरे युद्ध में सैनिकों के अलावा 14,999 सिविलियन भी मारे गए। यह नंबर भी फिर से केवल डेटा अस्पतालों से लिया गया और उस डेटा को रीऑथराइज या रीवेरीफाई नहीं किया गया। कुछ वैसा डेटा है। लेकिन हां, युद्ध हुए हैं, लोग विस्थापित हुए हैं, बड़ी संख्या में विस्थापितों के नंबर पता हैं। जो राष्ट्रपति बोल दिए उस नंबर को सही माना जाएगा। रूस कोई सही नंबर बोलता नहीं है, इसलिए इस नंबर पर कोई भी बिलीव कर नहीं पाता। आगे बढ़ते हैं। अगर डिप्लोमेसी के अंदर बात करें तो पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन के लगभग 19.4% एरिया पर कब्जा जमा लिया है, जो कि लगभग 20% के आसपास कहा जा सकता है। अगस्त 2025 के बाद तक का तो आंकड़ा पता है, लेकिन 2025 में इन्होंने बहुत ही कम क्षेत्र कब्जाया। 2025 में रशिया ने यूक्रेन में मात्र 0.8% एरिया में वृद्धि की। इसका मतलब रूस 2025 में ज्यादा आक्रामक नहीं रहा। अगर मैप को देखें तो 2022 से पहले भी क्रीमिया कब्जे में था रूस के, और एक डोनबास वाला जो क्षेत्र है, इसमें हल्का सा लोहांस्क और डोनास्क वाला जो क्षेत्र है, यहां पर रूसी समर्थक थे।
मार्च 2022 बहुत भीषण था, जिसमें लगभग बहुत सारे क्षेत्र पर रूसी सेना ने कब्जा किया। बड़ा सारा उत्तरी जो क्षेत्र है, इस पर यूक्रेनियन सेना ने अपना जगह छोड़ दिया था, लेकिन वापस इस क्षेत्र को कब्जा लिया गया। फरवरी 2023 आते-आते इस उत्तरी क्षेत्र को यूक्रेनियन सेना ने खाली करा लिया। अब केवल एक ही पूर्व से लेकर दक्षिण का जो कॉर्नर है इनका, उसी पर रूस का कब्जा है, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% बताया जाता है। ये आपके सामने जो कलर कोड है, ये बताता है कि यूक्रेन का कौन सा हिस्सा फिलहाल कब्जे में है। डोनबास इलाके को लेकर के रूस यूक्रेन में आज भी विवाद जारी है। इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में माइंस एंड मिनरल्स हैं। रूस उस पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में यूक्रेन इस क्षेत्र को बिना छोड़े जाना नहीं चाहता, और यूक्रेन में कब्जा करने की जो कीमत रशिया चुका चुका है, इतने सारे सैंक्शंस झेल करके, इतने अपने सारे सैनिकों को मरवा के, उसे इसमें से पीछे हटना अपनी हार लगता है। ये इसी ईगो पॉइंट पर यह जगह जमी हुई है। नंबर तीसरा, बात करें लोगों के देश छोड़कर जाने की, तो बड़ी मात्रा में पलायन की रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो लगभग 58 लाख लोगों के माइग्रेट करने की खबर बताई जाती है। इनमें 58 लाख लोगों में सबसे ज्यादा लोग जहां गए वो पोलैंड था, जहां लगभग 10 लाख, पौने 10 लाख लोग गए। फिर स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा, बेलारूस और कुछ लोग रूस में भी माइग्रेट कर कर गए इस पूरे युद्ध के अंदर। इसी के साथ साथ 5.9 मिलियन यानी कि 58 से 59 लाख लोगों का जो ये डेटा है, इस डेटा में उन लोगों का डेटा भी है जो बॉर्डर क्रॉस ना करके दूसरे देशों में ही शिफ्ट हो गए। जैसे कनाडा में लगभग 3 लाख लोगों के जाने की संख्या बताई जाती है। इसी के साथ साथ जो रशियन अटैक्स हैं, जो कि मेडिकल केयर और फैसिलिटीज पर थे, उनकी संख्या लगभग 2881 बताई गई। यह मैप है जो दर्शाता है कि रूस ने यूक्रेन के तमाम प्रकार के जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो एजुकेशन है, एनर्जी है, हेल्थ है, रेजिडेंस है, उन पर हमले किए। लेकिन सबसे ज्यादा रूस ने हमले जो किए वो हेल्थ और रेजिडेंस पर किए। जो ये हरा और नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये उन हमलों की बयानगी है। हेल्थ वाले मामले में लगभग 3,500 उन जगहों पर हमले हुए जहां पर इलाज चल रहा था। मतलब पहले तो मारेंगे भी और फिर इलाज भी नहीं कराने देंगे, उस नीति के तहत रूस ने यूक्रेन पर हमले किए। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो हमले हैं वो इस तरह से देखे जा सकते हैं कि इन्होंने एनर्जी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा ठंड क्षेत्र में हैं, यहां पर ठंडी को कंट्रोल करने के लिए जो गैस है उससे हीट पैदा की जाती है। उन लाइनों को और उन जगहों को जहां से लाइट ट्रांसफर होती है, उन जगहों को टारगेट बहुत ज्यादा बनाया गया इस पूरे युद्ध के दौरान। जहां तक बात हो अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की, तो इस पूरे युद्ध के दौरान रूस की जो इकोनॉमी है वो स्लो हुई, और वो पिछले साल मात्र 1% ही बढ़ पाई। ऑयल और गैस रेवेन्यू भी इनका लगातार गिरता जा रहा है। यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो तो साल दर साल 1/3 गिरती जा रही है जब से रशिया ने हमला किया है। इंटरेस्टिंग बात है कि युद्ध के बावजूद भी रूस अपनी जीडीपी में वृद्धि दिखा पाया, 1% की ही सही। ये 2025 का बड़ा सरप्राइजिंग आंकड़ा रहा। 2025 के अंत तक आते आते जब से ट्रंप बहुत ज्यादा सक्रिय हुए, उन्होंने रूस को तेल बेचने से प्रतिबंधित किया। आज हालात ऐसे हैं कि 160 मिलियन बैरल तेल, रूसी तेल पानी के जहाजों में भरकर समुद्रों में बेमालिक पड़ा है, अर्थात कोई देश उन्हें ले नहीं रहा है। ऐसे में रूस को प्रतिदिन $80 मिलियन की चपत लग रही है। एक आंकड़ा बताता है कि $6 बिलियन से ऊपर का तेल मार्केट में जाने से पहले समुद्र में तैर रहा है, लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते कोई उस तेल को अपने यहां उतार नहीं पा रहा है। ये उन तेलों के आंकड़े हैं जो अलग अलग कंटेनर्स में भरे हुए जहाजों में फंसे पड़े हैं। रूस लगातार इसी इंतजार में है कि यह मामला अब सेटल हो और मेरा तेल खरीदने वाला कोई देश बाहर निकलकर आए। अमेरिकी प्रभाव और दबाव के चलते, विशेष रूप से ट्रंप की नीतियों के चलते, रूस अपने आप को इस दौर में बहुत ही कमजोर पा रहा है। जहां तक बात हो रूस के मिलिट्री स्पेंडिंग की, तो रूस ने जहां शुरुआती में 2021 में $66 बिलियन का सालाना इन्वेस्टमेंट रूस के लिए बजट में रखा था, 2022 में युद्ध के दौर में बढ़ाकर $102 बिलियन कर दिया, जो लगातार बढ़ते बढ़ते $150 बिलियन तक पहुंच गया।
लगातार रूस के द्वारा अपनी सेना पर जो खर्च किया जा रहा है बजट में, वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि वो उसकी जीडीपी का बहुत कम है, लगभग 7% के आसपास है। वहीं यूक्रेन के द्वारा अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सेना के ऊपर खर्च किया जा रहा है। हालांकि 2026 में अनुमानित है कि रूस अपनी सेना पर कुछ कम खर्च करेगा। यूक्रेन अपनी जीडीपी का लगभग 43% तक सेना के लिए निकाल रहा है इन डिफरेंट मीन्स। चाहे उनके रिहेबिलिटेशन की बात हो या सपोर्ट की बात हो, रूस अपनी जीडीपी का 7% ही सेना पर फिलहाल खर्च कर रहा है। जहां तक बात हो इकोनॉमी में और जितने फैक्टर्स इंप्रूव करने वाले हैं, उनमें ऑयल और गैस की सेल्स भी है, जिसके चलते बजट्स के जो आंकड़े हैं, यानी कि जो जो रुपया ये प्राप्त करते हैं बेच करके, रूसी करेंसी रूबल है, उनके आंकड़ों में हुआ परिवर्तन 2025 में नोटिसेबल है और 2025 के अंत तक पहुंचते हुए गिरता हुआ भी दिखता है। मतलब रूस के तेल को बिकने में बाधाएं बाजार ने देखी हैं और ऐसे में इनके जो ये आंकड़े हैं ये घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बात हो यूक्रेन के लॉस की, तो अब तक वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर का ओवरऑल नुकसान 2026 तक, यानी 2026 के एंड तक कर जाएगा। यानी उसका जो नुकसान हुआ है हर मायने में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सेना का नुकसान हो, चाहे फिर उसके अपने निवेश हो, अपनी जीडीपी में ग्रोथ का रुक जाना हो, उनको अगर एस्टिमेट किया जाए तो वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर का होगा 2026 के अंत तक पहुंचते हुए। जहां तक बात हो हाउसिंग की, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की और ट्रांसपोर्टेशन जैसी विषयों की, तो लगभग 524 बिलियन डॉलर का यूक्रेन अब तक इनमें नुकसान पा चुका है। बात की जाए पॉलिटिक्स और सोसाइटी की, तो रूस में जहां रूस के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जेल में भेज दिया जा रहा है, लगभग 10,000 ऐसे लोग जो पुतिन के खिलाफ बोलने की बात किए, उन्हें जेल में डालने की सुर्खियां हैं। वहीं यूक्रेन के अंदर भी चुनाव ना कराने की कवायद है, क्योंकि यूक्रेन में जब से मार्शल लॉ लगा है, युद्ध के काल में जेलेंस्की चुनाव नहीं करवाना चाहते और चुनाव ना होने पर भ्रष्टाचार चरम पर है। सुर्खी बनकर आती है आज से 5 दिन पहले कि यूक्रेन के एक्स एनर्जी मिनिस्टर को डिटेन किया गया क्योंकि वो देश छोड़कर भाग रहे थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। खैर, इंटरनल पॉलिटिक्स तो एक तरफ चरमरा ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इस घटना से चिंतित रहा यूरोप, जो यूक्रेन को अपने गेट के रूप में देखता है कि अगर यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हुआ तो उससे अगली एंट्री रशिया की यूरोपियन देशों में ही होगी। इसीलिए वो लगातार यूक्रेन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के साथ कौन खड़ा रहा, यह जानने योग्य बात है। पूरा यूरोप इनके साथ दृढ़ता से रहा, लेकिन इन भाई साहब ने, यानी अमेरिका ने, शुरुआत में सहायता की लेकिन बाद में सहायता देना बंद कर दिया। यूक्रेन को यूरोप की लगातार मदद मिलती रही, जो बिलियंस ऑफ डॉलर में है। आज भी वो लगातार मदद मिल रही है। महीने के हिसाब से अगर आप देखें तो 3-3 महीने में 20-20 बिलियन डॉलर की, यूरो की इनको मदद मिल रही है। वहीं अमेरिका की तरफ से मार्च के बाद से जो मदद का कोटा है वो लगभग घटा दिया गया है। जहां अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनकी मदद सबसे टॉप पर थी अमेरिका की तरफ से, एक तरफ पूरा यूरोप और एक तरफ अमेरिका। अमेरिका ने ट्रंप के आते ही इस मदद को घटा दिया है। अमेरिका ने पहले इन्हें बहुत सारे वेपन्स भी भेजे थे, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, उन्होंने पुतिन की मदद के बहाने कहिए या फिर अपनी प्रेशर टैक्टिक के बहाने कहिए, यूक्रेन की मदद रोक दी है। जहां तक बात हो पुतिन के साथ देने की, तो पुतिन का खुलकर साथ दिया नॉर्थ कोरिया ने, जिसने अपने सैनिक भेजे, अपनी तरफ से तमाम हथियार भेजे। दूसरा साथ देने वाला देश निकला ईरान, जिसने इन्हें ड्रोन टेक्नोलॉजी दी। चौथा साथ देने वाला देश निकला चाइना, जो कि इनका इकोनॉमिक पार्टनर बनकर सामने आया। नॉर्थ कोरिया लगातार रशिया यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देता रहा है और ईरान इन्हें ड्रोन भेजता रहा है। चाइना भी पिछले 4 सालों में 2025 तक खूब तेल इनसे खरीद करके इन्हें इकोनॉमी में सहायता देता रहा है। यह काम भारत ने भी तेल खरीदकर इनकी मदद में किया है। जहां तक बात हो यूरोप की, तो यूरोप ने भी इन्हें मदद तो खूब की है, लेकिन हाल ही के समय पे यूरोपियन यूनियन का एक देश हंगरी सुर्खियों में आया जब उसने यूरोपियन यूनियन को लोन देने के नाम पर रोक दिया कि आप यूरोपियन यूनियन वालों यूक्रेन को लोन मत दो, क्योंकि यह पैसा फिर से ये रशिया के खिलाफ यूज करेगा। हंगरी रशिया समर्थक माना जाता है और ऐसे में वीटो लगाकर उसने लोन को रुकवा दिया। कुल मिलाकर युद्ध में जहां तक बात हो शांति की, तो तमाम प्रयास करवाने वाले अमेरिका ने अपनी तरफ से दोनों को खूब समझाया।
ट्रंप दोनों को समझाने के लिए तमाम तकनीक अपनाए, अपने प्रमुख सहयोगियों को ट्रंप ने मिलने दोनों से भेजा और इस मुलाकात के नतीजे के इंतजार में कई बार वार्ताएं भी हुई, लेकिन इन वार्ताओं का कोई सार अब तक निकल कर नहीं आया। युद्ध अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। जहां तक बात हो यूरोप के उन देशों की जो कि इस युद्ध से बहुत ज्यादा पर्सनली अटैच हो गए, उनमें फ्रांस आज भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म करता है रूस का। ब्रिटेन रूस का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करता है। जर्मनी खुलकर साथ इस समय यूक्रेन का दे रहा है। दुनिया भर के तमाम यूरोपियन लीडर्स आज के दिन यूक्रेन में हैं और यहां पर अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने पहुंचे हैं। यह आज ही की तस्वीर है। इस तस्वीर में ये लोग अपनी तरफ से यूक्रेन के जाबाज सैनिकों को याद करते हुए और उन निर्दोषों की मौत पर जिनकी मौत रूसी बमबारी में हुई, उन पर फूल चढ़ाते हुए देखे गए। कुल मिलाकर यूरोप आज भी यूक्रेन की हिफाजत के लिए दृढ़ता से खड़ा है। अमेरिका पीछे हट चुका है। लगातार वार्ता दर वार्ताएं चल रही हैं। सबसे लेटेस्ट वार्ता जिनेवा वार्ता थी, जो कि 17 से 18 फरवरी 2026 में हुई, लेकिन वो एक बिजनेस वार्ता की तरह ही रह गई। यूएस ने यूक्रेन को जून तक का समय दिया है कि जून तक मामला पूरा सुलझा लो, अदरवाइज ये मामले में फिर हम और एग्रेसिव हो जाएंगे। दोनों ही लोग चाहते हैं कि युद्ध रुके, लेकिन दोनों की अपनी शर्तें हैं। पुतिन नहीं चाहते कि उन्हें जो क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिया है वो छोड़ना पड़े, और यूक्रेन ये नहीं चाहता कि जो क्षेत्र उनका था अगर आज वो मान गया तो क्रीमिया वाला हाल उसका हो जाएगा। 2014 में पहले क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, फिर 2022 में ये लोग बाकी क्षेत्र कब्जाने आ गए, फिर 4 साल रुकेंगे, फिर कहीं और कब्जा करने आ जाएंगे। तो ये फुल प्रूफ सॉल्यूशन चाहते हैं। कुल मिलाकर दुनिया युद्ध तो रुकवाना चाहती है, लेकिन युद्ध में किसका ईगो कम रहेगा वही युद्ध को रोकने में सहयोगी बनेगा। जहां तक बात हो इस युद्ध से लाभ कमाने वालों में, तो सबसे बड़ा लाभ कमाने वाला देश बना अमेरिका, जिसने ना केवल अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को चमकाया बल्कि ऑयल एंड गैस में भी प्रचुरता से लाभ कमाया। आज हालात ये हैं कि यूरोप जो पहले रूस से तेल खरीदता था, गैस खरीदता था, वो तो कहीं नीचे चल रहा है और यूरोप अमेरिका से तेल खरीदना और गैस खरीदने में टॉप पर चल रहा है। मतलब एक तरह से समझिए कि यूएस से वो अपनी मात्रा जरूरत का 50% से भी ऊपर गैस खरीद रहा है। दूसरे नंबर पर लाभकर्ताओं में निकला चाइना, जिसने इनसे सस्ते दामों पर तेल खरीदा और अपनी इकोनॉमी को गति दी। हालांकि इंडिया भी उसी लाइन में रहा, लेकिन जब से ट्रेड डील हुई है तब से यह मामला थोड़ा सा डाइसी चल रहा है। चौथा फायदा कमाने वाले देश निकला तुर्की, जिसने अपनी बॉस्फोरस स्ट्रेट के किराए से बढ़िया पैसा कमाया, क्योंकि रूस को यहीं से अपना माल दुनिया भर के देशों में बेचना था। उम्मीद है कि इस पूरे लाभ के गणित को, जोड़ भाग को देखकर आपको युद्ध के फायदे और नुकसान समझ में आ गए होंगे। आप इसे कैसे देखते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां, जो हमारा कोर्स आपके लिए उपलब्ध है बातें बाजार की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर, उसे जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए निश्चित ही लाभदायक हो सकता है। थैंक यू सो मच।